हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इसमें हम डेट वाइज कवर करेंगे किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में आए और किस तरह से धीरे धीरे वो पूरे भारत में फैल गए। तो खास करके हम ब्रिटिश को पढ़ेंगे, लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी। तो सबसे पहले आने वाली कंपनी इंडिया में थी 1948 में पोर्तुगीज़ की। जो पहला आदमी था इंडिया में आया था पोर्तुगीज़ की तरफ से, वो थे वास्को डा गामा। उसके दूसरी कंपनी डच आई थी जो कि आई थी 1602 में। फिर आई थी इंग्लिश कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 में तो इनकी कंपनी बनी थी और 1608 में ये इंडिया आए थे, ठीक है। फिर आए थे डैन, फिर आए थे फ्रांस। फ्रांस का भी देखिए 1664 में ये कंपनी बनी थी और 1667 में ये कंपनी इंडिया आई थी। अब बात करते हैं ब्रिटिश की। तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया की जो कंपनी इस्टेब्लिश होती है वो होती है 1600 में यूरोप में, और कंपनी का नाम होता है गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ठीक है, ये इंडीज़ है। तो 1600 में कंपनी बनती है। 1600 में फर्स्ट एम्बेसडर टू विजिट इंडिया, सबसे पहले इंडिया आते हैं कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। ये आते तो हैं अकबर के कोर्ट में, लेकिन अकबर तब तक मर चुका होता है 1605 में, तो ये जहांगीर के कोर्ट में इंडिया पहुंचते हैं। तो 1600 में कंपनी बनती है, 1608 में वो इंडिया आता है कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद इनको परमिशन नहीं मिलता जहांगीर की तरफ से सूरत में या कहीं पे भी फैक्ट्री डालने का, तो ये वापस चले जाते हैं। और लेकिन इनका ट्रेड शुरू हो जाता है मछलीपट्टनम से। तो इंग्लिश अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं मछलीपट्टनम से स्टार्टिंग, और ये होता है 1611 में। 1600 में कंपनी बनी, 1608 में वो आए, परमिशन नहीं मिला, 1611 में इनका ट्रेड स्टार्ट हो जाता है मछलीपट्टनम से। उसके बाद 1612 में, 1611 में तो ट्रेड शुरू हो गया, 1612 में इनके बीच में एक लड़ाई होता है, किसके, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। ये उसको कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। तो इस बैटल में क्या होता है कि जो इंग्लिश होते हैं वो फ्रांस को हरा देते हैं, 1612 में फ्रांस को हरा देते हैं, जिससे जहांगीर खुश होकर इनको परमिशन दे देता है सूरत में फैक्ट्री डालने का। कब, 1613 में, 1613 में इनको परमिशन मिल जाता है एक परमानेंट फैक्ट्री सूरत में डालने का। उसके बाद 1613 में तो इनकी फैक्ट्री बन गई। उसके बाद जो सेकंड एम्बेसडर इंडिया आते हैं जहांगीर की कोर्ट में, उनका नाम होता है सर थॉमस रॉय, सर थॉमस रॉय, जो कि आते हैं 1615 में। फैक्ट्री तो बन गई इनकी सूरत में 1613 में। फिर थॉमस रॉय सेकंड एम्बेसडर होते हैं, वो आते हैं 1615 में। इनको कुछ मिलता तो है नहीं, लेकिन इतना मिल जाता है इनको परमिशन कि आगरा, अहमदाबाद और भरूच में अपनी फैक्ट्री लगा सकें। तो 1619 तक इनको एक फैक्ट्री लगाने का परमिशन मिल जाता है आगरा, अहमदाबाद, भरूच में। तो उधर सूरत हो गया, इधर आगरा, अहमदाबाद और भरूच में भी इनको फैक्ट्री लगाने का परमिशन मिल जाता है। लेकिन उससे पहले इनको फर्स्ट फैक्ट्री साउथ में जो लगती है इनकी, वो होती है 1616 में, पहले सूरत में, फिर मछलीपट्टनम में। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू होता है मछलीपट्टनम से, लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री बनता है सूरत में 1613 में, ठीक है। उसके बाद 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा क्या करते हैं, एक फरमान निकालते हैं जिसको कहते हैं गोल्डन फरमान। उसमें ये होता है कि 500 पगोडास आप ईयरली दे दो, और जो गोलकोंडा का पोर्ट है उसको आप फ्रीली ट्रेड करो पूरे साल तक। सिर्फ 500 पगोडास में पूरे साल तक आपको गोलकोंडा का जो पोर्ट है वो आप फ्रीली इस पर ट्रेड करो, ठीक है, कोई चार्ज नहीं देना। उसके बाद 1633 में इनका फर्स्ट फैक्ट्री लगता है ईस्ट में। 1633 में कहाँ लगता है ये, हरिहरपुर, बारासुर, उड़ीसा में, ठीक है। 1632 में गोलकोंडा मिल गया इनको, 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिल गया हरिहरपुर और बालासोर उड़ीसा में। उसके बाद 1639 में जो चंदेरी के राजा होते हैं वो फ्रांसिस डे को मद्रास में फोर्ट बनाने का परमिशन दे देते हैं, ठीक है। और वही फोर्ट बाद में फैक्ट्री बनाने का देते हैं बाद में, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसके बाद बात करें तो 1651 में जो सासुजा होते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, वो अलाउ कर देते हैं इनको ट्रेड करने का बंगाल हुगली में। सिर्फ 3000 रुपये सालाना में, 3000 रुपये सालाना दो और हुगली में ट्रेड करो। तो ये बंगाल में हो गया। अब उसके बाद 1662 में, 1651 में तो इनको बंगाल मिल गया। 1662 में जो प्रिंसेस होते हैं ब्रिटेन के, उनकी शादी हो जाती है पोर्टुगीज़ के महारानी से, ठीक है, कैथरीन से शादी हो जाती है 1662 में। तो इनको बॉम्बे मिल जाता है दहेज में। दहेज में पोर्टुगीज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को दे देते, अंग्रेज को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देते, तब तक वो ब्रिटिश किंग को देते हैं, चार्ल्स टू को देते हैं, ठीक है, चार्ल्स टू को मिल जाता है। और चार्ल्स टू 1668 में ये कंपनी, तो सॉरी, ये जो बॉम्बे रहता है वो कंपनी को दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे देते हैं। तो 1668 में
बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। उसके बाद बात करें तो 1690 में सिर्फ मात्र 1200 रुपये में इनको जॉब चौरनोक को जमींदारी मिल जाती है सूतानूती की, गोविंदपुरा की और कलिकटा की, सिर्फ मात्र 1200 रुपये में। तो इनको 3 जगह की जमींदारी भी मिल जाती है। और उसके बाद 1700 में फोर्ट विलियम बनता है, 1700 में फोर्ट विलियम बनता है कलकत्ता में। और 1619 में ही इन तीनों को मिला के जो जॉब चौरनोक होते हैं वो कलकत्ता की स्थापना करते हैं 1690 में ही, ठीक है। कलकत्ता की स्थापना जॉब चौरनोक करते हैं 1690 में। फिर 1700 फोर्ट विलियम बन जाता है, फोर्ट विलियम 1700 बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1717 में जॉन सरमन को फारुखसियार से एक फरमान मिल जाता है और इस फरमान को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, क्योंकि इस फरमान के बाद से इनकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो जाती है, जिसमें फरमान में ये लिखा रहता है कि इनको जो बंगाल में कस्टम की कोई ड्यूटी नहीं लगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा और ये फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं 3000 रुपये सालाना देके, 3000 रुपये सालाना देके ये कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट हो गए थे। सूरत में इनको मिला था 10,000 सालाना पे हर ड्यूटी से एग्जम्पशन मिल गया था। और इसी के साथ साथ इनको एक सबसे बड़ा जो फरमान था इनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए, वो था कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए सिक्के अब लीगल हो जाएंगे, किसमें, मुग़ल एम्पायर में चलेंगे। तो वो कहते हैं ना मेरा सिक्का चल रहा है, तो ये अंग्रेज़ों का सिक्का चलना शुरू हो गया था। तो ये जो 3 था इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहला था कि 3000 रुपये में कलकत्ता में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी छोड़ दिया गया था, इनका फ्रीली ट्रेड करने के लिए दे दिया गया था। सूरत में 10,000 रुपये सालाना में इनको फ्रीली ट्रेड करने के लिए दे दिया गया था। और प्लस अंग्रेज़ों का ही सिक्का ये मुग़ल एम्पायर में अब चलने वाला था। यहाँ तक तो हो गया था कि किस तरह से जो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे कई जगह को अपने अंदर कर लिए थे, कितने सारे पोर्ट इनको मिल गए थे, कितने सारे फरमान इनको मिल गए थे, फरमान के तहत बहुत सारी जमींदारियाँ भी इनके अंदर आ गई थी और बहुत सारे एरिया इनके अंदर कब्जे में आ गया था। अब यहाँ से ये शुरू होता है बैटल्स। अब कौन कौन से बैटल्स इन्होंने लड़े थे, ठीक है। तो पहला कार्नाटिक वार होता है, जो कोरोमंडल कोस्ट होता है, कोरोमंडल जो एरिया है कोस्ट वाला एरिया, उसी को ये कार्नाटिक कहते थे जो फ्रेंच लोग थे। तो फर्स्ट कार्नाटिक वार होता है 1746 से चलता है 1748 तक, पहला कार्नाटिक वार होता है, ठीक है। और ये जब लड़ाई ख़त्म होती है तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ये होता तो यूरोप में है लेकिन उसका कुछ असर इंडिया में भी दिख जाता है। इंडिया में जो अंग्रेज होते हैं वो फ्रांस के कुछ शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और ये जो फ्रांस होते हैं वो इनके मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। तो जब वहाँ लड़ाई ख़त्म होती है यूरोप में तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल होता है और उस ट्रीटी के बाद जो फ्रांस होते हैं वो इनका एरिया छोड़ दे, ये मद्रास छोड़ देता है और जो ये अंग्रेज होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में इनकी कॉलोनीज वापस कर देता है फ्रांस की। उसके बाद होता है सेकेंड कार्नेटिक वार जो चलता है 1749 से 54 तक। इसमें होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कब होती है, सेकेंड कार्नेटिक वार में। और कार्नेटिक वार कब से चलता है 1749 से 54 तक। उसके बाद जो लास्ट बैटल होता है कार्नेटिक वार, जो लास्ट थर्ड कार्नेटिक वार होता है वो चलता है 1756 से 1763 तक। और इसको कहते हैं बैटल ऑफ वांडीवास भी कहते हैं, ठीक है। अगर बैटल ऑफ वांडीवास की भी बात करें तो वो होगा 1756 से 63 तक। इसमें होता है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। फिर ये तो हो गया फ्रांस और इंग्लैंड ब्रिटिश के बीच की लड़ाई की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन में क्या क्या लड़ाई होती है ब्रिटिश की। तो पहला जो बैटल होता है इंडियंस के साथ वो होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में होता है 1757 में, जो कि होता है रॉबर्ट क्लिफ और सिराजुद्दौला जो कि यहाँ के बंगाल के गवर्नर होते हैं, सूबेदार होते हैं, इन दोनों के बीच में होता है। और इनको यहाँ पे जो मीर जफ़र होता है वो धोखा देता है, तो इस वजह से मीर जफ़र इनको धोखा देता है, सिराजुद्दौला को देता है, जिसके वजह से अंग्रेज जीत जाते हैं यहाँ पे। ये होता है 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, यहाँ शायद लिखा नहीं है क्या, 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। इस किसी के बीच होता है ये। तो जो बक्सर का जो लड़ाई होता है वो इंग्लिश वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल जो के एम्पायर होते हैं शाहजहाँ, सॉरी शाह आलम टू से, ठीक है। और इन तीनों को कंबाइंड जो अंग्रेज होते हैं वो हरा देते हैं, कंबाइंड इन तीनों को हरा देते हैं। तो अब जब मीर कासिम जो होता है, मीर जफ़र के बाद में मीर कासिम बन जाता है बंगाल का नवाब, वो फ्रस्ट्रेट होके शुजा के पास जाता है और शुजा के पास शाह आलम रहते हैं। तो ये तीनों मिलके एक कंबाइंड आर्मी बनाते हैं और अंग्रेज से लड़ने का प्लान करते हैं, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में होता है, जिसमें ये हार जाते हैं। और जब मुग़ल एम्पायर ही हार गए शाह
आलम टू, तो वहाँ से फिर इनका वर्चस्व शुरू हो जाता है कि अब ये लगता है कि अब ब्रिटिश पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, क्योंकि मुग़ल एम्पायर के जो मेन राजा थे शाह आलम टू वही हार गए। फिर इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, तो इस लड़ाई में मीर कासिम जो होता है वो मर जाता है। मीर कासिम मर जाता है, ये दोनों बचते हैं, अवध के नवाब और ये शाह आलम बच जाते हैं। तो इन लोग के बीच में फिर एक ट्रीटी साइन होता है। एक ट्रीटी होता है अंग्रेज वर्सेस शुजा, और दूसरा होता है अंग्रेज वर्सेस शाह आलम। ठीक है, अब ट्रीटी के बारे में अगर देखें तो ट्रीटी साइन होती है 1765 में। 1765 में दो ट्रीटी होती है। पहली ट्रीटी होती है इंग्लिश और नवाब शुजा के बीच में, और दूसरी ट्रीटी होती है इंग्लिश और शाह आलम टू के बीच में। तो जो नवाब के साथ होती है वो 12 अगस्त को 1765 में होती है। 12 अगस्त 1765 में नवाब शुजा उद्दौला के साथ होती है। इसमें क्या होता है कि जो शुजा उद्दौला को होता है कि 50 लाख रुपए कंपनी को देने होते हैं। 50 लाख रुपए कंपनी को देने होते हैं, और इनकी जो जमींदार, इनका जो सारा प्रॉपर्टी होता है ना, वो बनारस के एक जमींदार होते हैं, बनारस के एक जमींदार होते हैं, उनको हैंड ओवर करना होता है इस ट्रीटी के तहत। ठीक, तो ये जो चीज़ था। और जो इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद और कारा, ये सरेंडर करना पड़ जाता है, और सरेंडर करके ही शाह आलम को देना होता है। ट्रीटी में ऐसा कहा गया था कि 50 लाख रुपए देंगे आप, जो कि नुकसान हुआ था ब्रिटिश का लड़ाई के वक्त, वो उसका भरपाई 50 लाख रुपए। उसके बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसको दे देंगे आप? बनारस के जमींदार को। ठीक है, एक जमींदार था बनारस का, उसको दिला दिया गया था। और इलाहाबाद और कारा शाह आलम टू को दिया गया था। ठीक है, 16 अगस्त 1765 में सेकंड ट्रीटी होती है, वो होती है इंग्लिश और शाह आलम टू के बीच में। इस ट्रीटी में क्या होता है कि शाह आलम जो कि उस टाइम मुगल के राजा होते हैं, तो उनसे एक फरमान निकलवाया जाता है ज़बरदस्ती। उसमें ये करवाया जाता है कि इशूड ए फरमान ग्रांटिंग एट दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ट्रीटी साइन करवाते हैं, और अपनी ट्रीटी में ये करवाते हैं कि बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा था वो था फोर्स शाह आलम टू लिव इन इलाहाबाद। शाह आलम को दिल्ली छोड़ के अब इलाहाबाद रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको मानता है कि दिल्ली में जिसका कंट्रोल है उसका पूरे भारत में कंट्रोल है। तो वो क्या किए, इनको शिफ्ट कर दिए दिल्ली से, बोले अब इलाहाबाद बैठो आप। तो ये इलाहाबाद आ गए। प्लस इनको उस वक्त 26 लाख रुपए भी दिए गए थे, इनको 26 लाख रुपए भी दिए गए थे, और इलाहाबाद में बैठा दिया गया था। 26 लाख रुपए तो दिए गए थे, लेकिन इनसे फिर 53 लाख रुपए ले भी लिए गए थे। ये 53 लाख रुपए निजामत ले लिया गया था कि जो ये बंगाल, बिहार और इसकी आप दीवानी दिए हैं हमको, फरमान जो दिए हैं आप दीवानी का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, इनकी जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री। तो उसके लिए आप 53 लाख रुपए भी दो हमको। तो 26 लाख रुपए तो इनको देते हैं, लेकिन वहाँ से फिर 53 लाख रुपए इनसे ले भी लेते हैं। तो ये था ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ तक तो इनका लड़ाई शुरू हो गया। अब इसके बाद फिर ये बंगाल से फिर ये मैसूर लड़ते हैं, फिर मराठा लड़ते हैं, फिर ये सिंध में लड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में अपना कब्जा कर लेते हैं। अगर हम लोग मैप देखें इस तरह से, अगर ये मैप है, तो अभी तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है। फिर यहाँ सबसे नज़दीक आता है मैसूर, तो ये फिर मैसूर में लड़ते हैं। फिर यहाँ से ये मराठा जाते हैं, फिर मराठा होता है, एंग्लो मराठा वार होता है। फिर ये सिंध जाते हैं, फिर ये एंग्लो सिंध वार होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में इनका कब्जा हो जाता है। लेकिन ये हम बस यहाँ तक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के बाद जो है, क्योंकि ये आखिरी था, वहाँ पे एक टॉपिक जो लिखा हुआ है वो लिखा होता है राइज ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ से फिर ब्रिटिश का राइज शुरू हो जाता है। फिर तो वो हम आगे मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे वो सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक था। बाकी जो कुछ 2-3 लाइन का फैक्ट है यहाँ तक मैं ख़त्म कर दिया था इसको, लेकिन फिर याद आया कि 3 चीज़ और रह गया। तो उसमें पहला क्या है कि फर्स्ट गवर्नर बंगाल जो बने उसके बाद, ये लड़ाई के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, जो फर्स्ट गवर्नर बंगाल बनता है वो रॉबर्ट क्लाइव बनता है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? वो वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं 1773 में। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? विलियम बेंटिक, ये बनते हैं 1833 में। तो ये 3 चीज़ है। और तो इस तरह से अब आप हम लोग देख लिए कि किस तरह से ब्रिटिश पहले कंपनी बनाते हैं 1600 में। फिर कंपनी का नाम उस वक्त रहता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये नाम नहीं पूछता पीईटी में, तो इसको याद नहीं रखने की ज़रूरत कोई नहीं, याद रखने का। तो बाद में इसी कंपनी को बना देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद पहले कंपनी बनती है, फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं। 1611 में इनका व्यापार शुरू होता है मछलीपट्टनम से। फिर 1612 में ये बैटल लड़ते हैं सोलिली का फ्रेंच के साथ। उसके बाद जहांगीर इनको सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री
बनाने को दे देता है। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश की सबसे पहली कंपनी कहाँ बनती है तो वो रहता है सूरत, ठीक है। लेकिन पहला व्यापार कहाँ से शुरू करते हैं, ये मछलीपट्टनम से शुरू करते हैं। और सेकंड जो इनका वो बनता है ये फैक्ट्री बनती है वो बनती है मछलीपट्टनम में। तो सबसे पहले अगर पूछे एग्जाम में तो वो सूरत ही होगा 1613 में। अगर व्यापार पूछता है तो मछलीपट्टनम होगा 1611 में। एक बार सारे डेट को देखते रहेंगे, सारे डेट को देखेंगे और सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह से ब्रिटिश धीरे धीरे इंडिया में बढ़े थे। तो ये हमारा जो राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया है आज यहाँ ख़त्म हो गया। जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश था ऑन इंडिया वो टॉपिक हम लोग कल करेंगे। इसके बाद हमारा इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ओके, थैंक यू।